नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार कमोडिटी बाजार नॉन एग्री कमोडिटी की हलचल लेकर मौजूद हूं मैं। यहां से आधे घंटे में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। कमोडिटी बाजार से जुड़े हमारे साथ नॉन एग्री कमोडिटी के मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कमोडिटी बाजार में इस वक्त किस तरह की हलचल है, मोमेंटम कहां पर है और स्ट्रैटेजी रणनीति क्या बनानी चाहिए। क्विकली सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फ्लैश होंगे, हमारे टोल फ्री नंबर्स भी फ्लैश होंगे। कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर सवाल पूछें। पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में वायदा बाजार कमोडिटी मार्केट से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊं। कमोडिटी मार्केट में इस वक्त इस तरह के सेंटिमेंट्स है, क्विकली एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। सोने चांदी में जो चमक है अभी, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में। एमसीएक्स पर सोना 1,52,000 के पास है, करीब 1,000 रुपए की गिरावट पाई गई है। वहीं कॉमिक्स पर यानी विदेशी बाजार में देखेंगे, सोने के दाम में भी गिरावट है, $4,830 के नजदीक वहां पर भी लेवल्स देखने को मिले हैं। सोने के मुकाबले चांदी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा थी, मुनाफा वसूली वहां पर देखने को मिल रही है। 9,500 रुपए की गिरावट है, 3,10,000 के लेवल्स पर चांदी में इस वक्त एमसीएक्स पर कामकाज हो रहा है। घरेलू बाजार में, विदेशी बाजार में भी हम देख रहे हैं $94 के आसपास सिल्वर में ट्रेड्स होते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल की चाल लगातार दबाव है और ये दबाव कायम है। $60 के पास WTI क्रूड है, $64 के पास ब्रेंट क्रूड है और घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं 5,500 के स्तर नजदीक के स्तर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और बेस मेटल्स की चाल में भी शाइन कॉपर में नजर आ रही थी, फ्लिप है वहां से 1,260 के लेवल्स है। एल्यूमिनियम में भी हल्की सी गिरावट है और जिंक में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री कमोडिटी की चाल में आज फीकापन नजर आ रहा है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर कमोडिटी मार्केट को वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। अजय केडिया हमारे साथ, एमडी एंड रिसर्च हेड केडिया कमोडिटीज। बीरेन वकील जी हैं पैराडाइम कमोडिटीज से। अमित सुरेश जानी है फाउंडर एंड सीईओ इंटेलिसिस वेंचर्स से। जेंटलमैन, आप तीनों का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। गोल्ड सिल्वर में वैसे तो तेजी का दौर काफी था, चमक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। निवेशक के मन में ये उलझन थी कि अब क्या करे, गोल्ड सिल्वर में एंट्री कैसे ले। वहां से एक डिप नजर आ रहा है, कैसे देख रहे गोल्ड सिल्वर की चाल को आप? नमस्ते मानसी जी। डेफिनेटली 2025 एक शानदार साल रहा है और 2026 के मात्र 21 दिन जो रहे हैं वो भी बुलियन के लिए काफी शानदार है, जहाँ पे मल्टी ईयर्स हाई तो बन ही रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चाहे ईटीएफ हो या फिजिकल मार्केट हो, सभी जगह पे हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। बट डेफिनेटली कल जो दावोस में जो मीट थी उससे जो आउटकम आया है वो कहीं ना कहीं एक पॉज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट एलिवेटेड लेवल्स पे ही है, बट डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जो प्रीमियम्स बने हुए थे वो अब कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप है, जहां पे उन्होंने जो ईयू के ऊपर टैरिफ की जो बातें की थी वहां पे हमने थोड़ा सा नरम रुख होते हुए देखा, या ग्रीनलैंड के ऊपर जो एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही थी वो नरम हुआ। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे ईरान का क्या होने वाला है, वेनेजुएला से क्या चीज है, ये भी अनसर्टेन। इसके लिए मार्केट जो स्पीड से रोज बढ़ रहा था पिछले 20 दिनों में, वो कल जाके थोड़ा सा पॉज जरूर लेता हुआ दिखाई दिया है। बट मुझे लगता है थोड़े थोड़े अगर मैच्योर होते हैं तो एक करेक्टिव डिप भी आ सकता है। जैसे हमने कल के सेशन में करीबन 3,35,000 से चांदी टूटते हुए देखी, जो 3,05,000 तक का लेवल आ जाते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे विप शॉट्स कंटिन्यू रहेंगे। कॉशियस रहिए, करंट लेवल से बाइंग की तो सलाह नहीं है, बट यहाँ पे मुझे लगता है थोड़े थोड़े पुल बैक हम गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में यस, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है, एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी। क्विकली हमारे व्यूअर्स के सवाल भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी राय लेते हैं। सिल्वर मिनी में बिक्री की गई है 3,22,500 के रेट पर। बीरेन जी, आपसे पूछना चाहूंगी 3 लाख से नीचे क्या क्या सिल्वर आ सकता है? सचिन का सवाल नासिक महाराष्ट्र से है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में काफी सारे सवाल है। वंदन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं कि सोने चांदी में खरीदारी का क्या ये सही समय है, चांदी में किस लेवल पर खरीदारी करें? एक और व्यूअर का ये सवाल भी है। बीरेन जी, कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को आप? सोने के मुकाबले चांदी हाई बीटा, इसका जो बीटा है 1.4 है। मतलब आसान भाषा में अगर कहे तो सोना 1 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया 30 पैसा 40 पैसा बढ़ती है। ये गिरावट में भी उसी तरह का इंटेंसिटी रहता है। पिछले 1 महीने में चांदी में बहुत वाइड आउटलायर परफॉर्मेंस रहा था, तो आई थिंक इसकी वॉलेटिलिटी और भी बढ़ती जाएगी टेम्पररी। तो इस समय पे
जो भी लोग सेल साइड है वो एंट्री कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस रख दे। कहीं डाउन साइड में भी हम इसको 3 लाख 5,000 ऐसा कुछ देख सकते हैं, बट दोनों ही तरफ अभी भी इसमें नर्वसनेस है। एब्सोल्युटली। और एक और व्यूअर ने हमें कॉम्प्लीमेंट भेजा है, इस कॉम्प्लीमेंट को भी मैं एड्रेस करना चाहूंगी। सतीश चंद्र गुप्ता जी लिखते हैं कि आपके शो के जरिए छोटे निवेशकों को गोल्ड सिल्वर में बहुत लाभ हुआ है। स्पॉट सिल्वर स्पॉट गोल्ड में निवेश कैसे होगा? सतीश जी, पहले तो थैंक यू सो मच हमारी इस पहल की सराहना करने के लिए, और हम यही कोशिश लगातार जारी रखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी जितनी भी उलझन है मार्केट को लेकर, कमोडिटी मार्केट को लेकर, नॉन एग्री कमोडिटी को लेकर, इसे हम सुलझा पाएं। अमित जी, एक क्विक टेक आपका भी गोल्ड सिल्वर पर मैं समझना चाहूंगी। मैडम, अभी बाजार करेक्टिव हो रखे हैं और मुझे लगता है ये करेक्शन कुछ ही टाइम का है। बाजार एक डिप का और मार सकता है। अभी अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो 1,51,400 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। टेक्निकल फ्रंट में अगर देखें तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। नो डाउट मंथली चार्ट में थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है गोल्ड सिल्वर, लेकिन ये रैली एक्सटेंडेड हो सकती है और एक्सपांशन मोड पे बने हुए हैं सारे चार्ट्स। तो मेरी तरफ से गोल्ड और सिल्वर में दोनों में राय रहेगी, बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। अभी सेल नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में अचानक से कल जो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 से 40% का करेक्शन ट्रिगर होना बाकी है अभी। तो ऐसी कोई संभावना अभी नहीं लगती है। स्पेशली गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डाउन साइड 1,47,000 तक का हो सकता है, और चांदी की अगर मैं बात करूं तो 2,85,000 तक का बस। इससे अगर मंदा पड़ता है तो हो सकता है कि बाजार और एग्रेसिवली सेल ऑफ दिखाएं, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। आज कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज होंगे जो कि 7 बजे के आसपास होंगे। मेरी तरफ से गोल्ड में बाय की रिकमेंडेशन है 1,51,050, 1,51,200, अभी 1,51,400 का भाव चल रहा है। बाय किया जा सकता है 1,49,999 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हम देख सकते हैं 1,53,000, 1,55,000 और 1,57,000 रुपए। यानी अभी भी जो हमने कल टॉप बनते हुए देखी उसको एक बार ब्रेक कर सकता है बाजार। और पॉसिबल ये भी है कि ये बाजार एक नई टॉप क्रिएट करे। सबसे बड़ी चीज एक ऑब्जर्व करनी चाहिए हम ट्रेडर्स को, अगला वायदा जो है अप्रैल वायदा, अभी फरवरी वायदा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, वो 1,59,350 का भाव चल रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5% की तेजी पर रोल ओवर मिल रहे हैं मंदी वालों को। तो मेरा ये समझना है कि बाजार इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े प्रीमियम कैपिटलाइज करने नहीं देता है, तो तेजी अभी और भी बाकी है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो 1,07,500 के आसपास चल रहा है। अभी किसी ने पूछा भी था कि क्या 3 लाख के नीचे आ सकती है क्या, तो एक डिप बन सकता है जो कि 3,04,000 रुपए तक का हो सकता है। ओवरऑल अगर 3,23,000 रुपए का आंकड़ा वापस कट जाता है ऊपर के साइड में, तो हम जो कल हाई लगा हुआ था उस हाई को भी कटता हुआ देख सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये होगी कि बाय करना है ओनली अबव 3,21,500, 3,16,999 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट वो टाइम पर 3,35,500 और 3,37,500 के हम देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स को ये ध्यान देना जरूरी है, ये रेट पे बाय नहीं करना है, 3,21,500 कटने के बाद ही करना है। दूसरा और एक कॉल होगा मेरी तरफ से, 3,03,500 और 3,04,000 की रेंज में बाय कर सकते हैं 2,99,300 के स्टॉप लॉस से। 3,13,000, 3,17,000 और 3,20,000 रुपए तक के टारगेट भी आज हम इवनिंग सेशन में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर पर उनकी राय, उनकी स्ट्रेटेजी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तमाम गोल्ड सिल्वर से जुड़े सवालों को भी शामिल करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। अब सीधा एनर्जी पैक की चाल। अजय जी, एनर्जी पैक, क्रूड और नेचुरल गैस, सरप्राइजिंगली क्रूड में तो हम देख रहे हैं दबाव, लेकिन नेचुरल गैस लिटरली हर सेशन में बढ़त के साथ कामकाज, 13-14% तक की मजबूती है। आपका क्विक टेक एनर्जी पैक पर क्या होगा? एनर्जी पैक पे 2026 भी 2025 जैसा ही रहेगा, जहां पे आईईए ने भी बताया कि जो डिमांड के मुकाबले सप्लाई है वो काफी अच्छी रहेगी। बट डिस्पाइट दैट हम बार बार में जो स्पाइक्स देख रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे नए अपडेट्स की वजह से, चाहे हम वेनेजुला पे हमले की बात करो, चाहे ईरान की बात करो, उसको लेकर बीच बीच में स्पाइक है। अभी भी ब्रांड है वो 64-65 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे रिस्क प्रीमियम कम होगा तो प्राइस में गिरावट आएगी। अदरवाइज कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए की गिरावट के चलते थोड़ा एलिवेटेड ही रहने वाला है। जो हायर साइड पे मे भी हम 5650
5700 तक का लेवल देख ले, बट सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। वहीं नेचुरल गैस में कोई सरप्राइज नहीं है, ये कैलकुलेटेड ही है। जनरली हम देखते हैं दिसंबर मिड के बाद सीजनैलिटी चेंज होती है और एक गिरावट दिखती है। तो हमने दिसंबर में 490 का हाई लगते हुए देखा और वहां से 272 का लो भी लगते हुए देखा। बट जिस ढंग से पोलार वर्टेक्स का जो अपडेट आया हुआ है 2 फरवरी तक का, उसके वजह से एक डिमांड इंप्रूव हुई। साथ ही साथ हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज है इनके ऊपर 10 से 25% की टैरिफ की बात की। अब आप देखिए यूरोपियन यूनियन के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है, कोविड के बाद एक एनर्जी क्राइसिस हुआ। क्यों? क्योंकि लड़ाई के बाद रशिया से जो सप्लाई आ रही थी वो पूरी तरह से बंद होने वाली है, बंद हो गई है ऑलमोस्ट। और वहीं यूएस ने सप्लाई करना स्टार्ट किया था, बट अब यूएस उस पर टैरिफ लगाएगा तो यहाँ पे इनके लिए एक क्रिटिकल है। हालांकि अभी भी यूरोप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 49 से 45% के बीच में है, जो ठंड चालू होने से पहले करीबन 80 टू 83% पे था। बट आगे जाके सप्लाई कैसे होने वाली है इस पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते हमने फ्रंट मंथ में जबरदस्त तेजी देखी। इनफैक्ट मान लीजिए 100 रुपए का बदला है जो अब तक हमने कभी नहीं देखा। तो ये बदला कभी भी यही दिखाता है, स्प्रेड जो है वो ये दिखाता है कि सप्लाई अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म में अनक्लियर है, जिसकी वजह से तेजी है। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में भी थोड़ा बाउंस रहेगा, 5600 के टारगेट के लेके चलना है। लेकिन नेचुरल गैस में आप ध्यान रखिए कि वोल्टिलिटी एक्सट्रीम है। फरवरी वायदे पे ध्यान रखिए, 330 पे लीजिए, 320 का स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म 2 फरवरी तक मुझे लगता है कि प्राइजेस सपोर्टेड रहेगा, जो 350 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, तो चलिए ये एनर्जी पैक पर एक टेक। और इसी के साथ एक और स्पेस एग्री कमोडिटी में कॉटन को लेकर सीसीआई की कपास पर खरीदारी की बढ़त की खबर पर आप रुख करना चाहेंगे। बीरेन जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 21 जनवरी 2026 तक सीसीआई ने 85 लाख गांठ की खरीदारी की है, जो कि पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 40 लाख गांठ ज्यादा है। हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए बता दें, एक गांठ यानी कि 170 किलो होता है। और कपास की फसल अच्छी रहने के संकेत हैं। किसानों के पास अभी भी 110 से 120 लाख गांठ कपास मौजूद हैं और मौजूदा सीजन में कुल फसल अनुमान से 310 से 320 लाख गांठ है। बीरेन जी, कैसे देख रहे हैं कॉटन और इन पर्टिकुलर अगर एग्री पर कोई रुख रखते हैं तो बताइएगा। कॉटन फिलहाल बॉटम आउट प्रोसेस में है, क्योंकि रिसेंटली जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो थोड़ा रिकवरी आना चाहिए। चाइना कॉटन भी काफी रिकवर हुआ है बॉटम से, नियरली 15%। और दूसरी जो एग्री प्रोडक्ट्स है इसमें रिफाइंड ऑयल काफी बड़े हैं, यानी पाम और सोयाबीन रिफाइंड। इन जनरल गवार एंड स्पाइसेस में धनिया, हल्दी और जीरा, ये तीनों में काफी अच्छा बेस बना है अक्टूबर नवंबर में जो बॉटम आउट हुआ, और यहाँ से शायद अपसाइड मीडियम टर्म में रहेगी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ये एक टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच बेस मेटल की चाल पर भी हमारे एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। अमित जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बेस मेटल में वैसे कॉपर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन आज कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, तमाम बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से गिरावट है। क्या कोई मौके ढूंढ रहे हैं बेस मेटल्स में इस वक्त? जी, कॉपर भी अच्छा खासा टूटा हुआ है। 1300 कल तक हम भाव देख रहे थे, 1300 के आसपास का था। आज करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। एक बार के लिए एक सेल ऑफ और ट्रिगर हो सकता है, जो कि 1230 रुपए तक का भाव तक सेल ऑफ हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 1198 रुपए का मंदा नहीं लगता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं तेजी की बात करूं तो वो 1309 रुपए के बाद फ्रेश तेजी ट्रिगर हो सकती है, वरना 1200 और 1300 के बीच में ही ये ट्रेड करवा सकता है। मेरी तरफ से एक कॉल होगा, जो बाय करना है 1227 1230 की रेंज में 1490 का स्टॉप लॉस होगा। 1250 1260 1270 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अगर हम चार्ट देखते हैं तो बाजार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन एक एक्सपांशन या फिर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर प्रोसेस में बाजार यहां तक गिरते हैं तो यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है। जिंक को अगर जिंक ज्यादा बेटर लगता है कॉपर से अभी, तो 311 रुपए 5 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है जनवरी वायदे कारोबार का। 310 रुपए 309 रुपए के आसपास अगर वापस से डिप मिले, आज का लो 309 रुपए 15 पैसे का है, तो 306 रुपए 50 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 315 और 317 रुपए तक के टारगेट के लिए।
तो चलिए ये टेक फिलहाल बेस मेटल पर। अजय जी, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है इस वक्त बेस मेटल की चाल को देखते हुए? देखिए, पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत ही तेजी है। इनफैक्ट कॉपर के लिए तो हमने सुना भी है कॉपर इज ए न्यू गोल्ड, बट लग रहा है कॉपर इज ए न्यू सिल्वर। जिस ढंग से चाइना की सबसे बड़ी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्गी, उन्होंने कहा था कि सिल्वर कैन बी रिप्लेस बाय कॉपर, और सप्लाई शॉर्टेज भी है। बट बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 1320 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो टाइमिंग इंटरनेशनल में एलएमई पे जब तक 13,200 के ऊपर प्राइजेस तोड़ के होल्ड नहीं करता है, एक शॉर्ट टर्म मुझे लगता है छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जिस ढंग से हमने एक लिक्विडेशन देखा, तो मुझे लगता है आज इंटरडे के लिहाज से 1265 पे कॉपर बेची जनवरी वायदा, 1275 का स्टॉप लॉस रखिए, 1245 तक का छोटा डाउनसाइड मिल सकता है। वहीं जिंक और एल्यूमिनियम में भी दोनों में ही गिरावट दिख रही है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 315 के ऊपर सस्टेन होते हुए नहीं देखा है। तो दोनों काउंटर में बिकवाली कीजिए, 308 से 312 का टारगेट करेगा। बिल्कुल अजय जी, अमित जी, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपना रुख, अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग अपडेट अब आपको बताते हैं। एग्री सेगमेंट में अब काफी हद तक खबरें और खबरों का सिलसिला चल पड़ा है और आने वाले दिनों में मक्के की कीमतों में बढ़त होगी या फिर कटौती होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। चावल, प्याज, कॉटन के एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आखिरकार आगे यहां से स्थिति कैसे दिखेगी, इन तमाम मुद्दों पर एग्री मार्केट पर विस्तार से कमोडिटी मार्केट बेंगानी कमोडिटी के विमल बेंगानी से हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने बातचीत की है। आइए वो बातचीत आपको सुनाएं। मैं म्यांमार में हूँ, यांगून में, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। इंडियन कारोबारी है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट का काफी ज्यादा काम है। एक्सपोर्ट में भी अगर हम बात करें तो मेज के एक बड़े प्लेयर के तौर पे ये जाने जाते हैं। बेंगानी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, बड़े एक्सपोर्टर है, और फीओ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगानी जी, काफी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। नमस्कार। और वो भी म्यांमार में आप मिल गए। शुरुआत मेज के प्राइस आउटलुक से कर लेते हैं। सर, मक्के को लेकर क्या मौजूदा ट्रेंड क्या लग रहा है, किस तरह के प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं? मक्का के लिए ऐसा है, अभी मक्का का प्रोडक्शन अपने लास्ट 5 ईयर में इंडिया का प्रोडक्शन 44 मिलियन टन हो गया, जो 5 साल पहले 24 मिलियन टन था। तो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा जंप आया है। और यील्ड अपने इंडिया के क्रॉप की यील्ड काफी बढ़ गई है। यील्ड जमीन उतनी नहीं बढ़ी है, जस्ट अपन सोचते कि जमीन बढ़ गई है, जमीन नहीं बढ़ी है, यील्ड काफी बढ़ गया है। ये इथनॉल का प्रोस्पेक्ट देख करके सभी फार्मर ट्रेडर सब उत्साहित होकर मक्का लगाए थे, लेकिन अभी चूंकि इथनॉल के अंदर में चावल कंपलसरी कर दिया 50%, उसके बाद इथनॉल की बाइंग भी जो है गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड। इनफैक्ट सब इथनॉल कंपनियां जो है वो 50% प्रोडक्शन ही बेच पा रही है। तो इस बोल करके पिछले जो 4-5 महीने से पूरा मक्के के प्राइस पे दबाव बना हुआ है। नीचे में जो मंडियां, एमपी की मंडियां 1500-1400 बिक गई थी, वो अभी 1700 के आसपास, 1600-1700 के लेवल पे है। और अभी भी अपने अगर देखेंगे तो मक्का का स्टॉक सफिशिएंट है। जब खरीफ की क्रॉप आई थी उस समय अपने पास 5 मिलियन टन का कैरी ओवर था, और खरीफ प्रोडक्शन हम लोग करते हैं करीबन 26-27 मिलियन टन। तो टोटल अपने पास हो गया 32 मिलियन टन। अपना कंजम्पशन 23 से बेसी है ही नहीं। ओके, तो क्या लग रहा है प्राइस अभी बहुत कमजोरी रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, और इसमें गिरने की जगह कम है, लेकिन बढ़ने के चांसेस कम है। ओके सर, एक वार्निंग इश्यूज पे बात कर लेते हैं। वो है बांग्लादेश को लेकर, जिस तरह के ट्रेड को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ वहां पे इम्प्रूवमेंट है? अभी एक्सपोर्ट की, भारत से एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है बांग्लादेश में? अभी बांग्लादेश का ट्रेड पिछले जो ईयर अगस्त में जब ये गवर्नमेंट गिरी थी, उसके बाद से हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट 60% डाउन है। पर डे जो 1600 ट्रक एक्सपोर्ट होते थे बांग्लादेश के लिए, अभी करीबन 700 एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो काफी गिरावट आई है। हमारे यहाँ से रेलवे रेक पर मंथ 130 रेलवे रेक जाती थी, जो अभी 32 रेलवे रेक्स जाती है। बाहर से माल जाता था, वो एक नहीं के बराबर है।
तो करीब करीब समझिए 50% से ज्यादा डाउन है। आगे आपकी क्या बता, क्योंकि आपने बांग्लादेश में खुद एक्सपोर्ट किया है, वेल कनेक्टेड है। मुझे कई बार आपसे बांग्लादेश को लेकर बातचीत करनी होती तो आपसे भी हमने काफी कांटेक्ट लिए हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ स्थिति सुधार होती दिख रही है, या अभी जब तक कोई नई और सरकार जो इंडिया के फ्रेंडली हो वो नहीं बनेगी तब तक इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे? यूनुस साहब, आपको लग नहीं रहे हैं कि भारत के फ्रेंडली होने वाले हैं? ये आप सही बोल रहे हैं, यूनुस साहब किसी भी हालत में भारत फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हुआ है। हाँ। अगर वहाँ इलेक्शन होता है हाँ। तो इसमें खालिदा जिया की पार्टी आएगी, क्यों अवामी लीग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। हाँ। और इंडिया का जो आपको मालूम होगा, जब खालिदा जिया एक्सपायर की थी तो अपने जयशंकर प्रसाद जी, वो जयशंकर जी गए थे अपने मिनिस्टर वहाँ पे, और उनके लड़के से उनकी मुलाकात हुई है, थोड़ी बातचीत का दौरा बढ़ा है। तो हम लोग होपफुल है कि फरवरी में वंस इलेक्शन हो जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, तो स्थिति काफी सुधरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश ट्रेड है उसमें पेमेंट का भी एक इशू है, बांग्लादेश बैंकिंग का भी इशू है। तो हम लोग भी कम इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैं काफी आशावादी हूँ कि वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और इंडिया के साथ रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि पड़ोस में रहने के नाते दोनों देश ही चाहेंगे कि हमारे रिश्ते में सुधार हो। ओके सर, एक छोटा जवाब दे दीजिए कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं बांग्लादेश इशू की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और दूसरा क्या किसी एक्सपोर्टर्स के पेमेंट भी अटके हुए हैं? अभी पेमेंट तो बहुत एक्सपोर्टर के अटके हुए हैं, क्योंकि मैं FIO के फॉर्मर रीजनल चेयरमैन हूँ। इस बोल करके बहुत सारे एक्सपोर्टर रेगुलर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पेमेंट अटके हुए हैं। इनफैक्ट हमारे भी 1-2 पेमेंट अभी अटके हुए हैं। तो पेमेंट अटकने का सिलसिला तो जारी है। कौन कौन से कमोडिटीज है जिन पे सबसे ज्यादा हिट हुआ है जो यहाँ से यहाँ बांग्लादेश? पे एक कॉटन को आप पकड़ लीजिए, कॉटन, प्याज, इसके अलावा मक्का। मक्का तो हुआ थोड़ा नहीं हिट हुआ है, लेकिन मक्का जो पहले 100% इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, अभी उनका मेजर झुकाव जो है USA, ब्राजील, अर्जेंटीना में हो गया। और कौन सी कमोडिटी इन 3 कमोडिटी के ऊपर? राइस है। राइस अभी फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट चालू किया है, राइस में इंपोर्ट करना। हाँ, इंपोर्ट का चालू किया है। भारत के प्राइस है इतने कि राइस हम एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि प्राइस तो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया क्या? नहीं भारत में तो बहुत राइस की प्राइसेस वगैरह जिस तरह से पैरिटी मिल रही है क्या? क्योंकि बाकी सप्लायर्स भी दाम लगातार घटा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश कभी भी इंडिया से पैरिटी अच्छी रहेगी, बिकॉज लैंड पोर्ट से लॉजिस्टिक। पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा है मौजूदा रिजीम का? बहुत ज्यादा पाकिस्तान का फायदा नहीं समझा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बांग्लादेश को अपने फेवर में ले करके और थोड़ा कुछ करें। अब पाकिस्तान खुद ही आप देखिए, जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पे 71 बांग्लादेश और पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत ऊपर में था और बांग्लादेश बहुत नीचे में था। और बीते 50 सालों का रिजल्ट ये रहा कि बांग्लादेश अभी काफी ऊपर चला गया और पाकिस्तान धरातल में चला गया। $1 300 करेंसी में बहुत नीचे चला गया है। तो हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है जो किसी भी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट कर पाएगा। इंडिया गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती आई है। 71 के इंडिपेंडेंस में भी इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसी भूमिका से बांग्लादेश का ग्रोथ भी हुआ है, काफी अच्छी उनकी GDP हुई है। बांग्लादेश इंडिया ऑलवेज बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए आया है। तो मैं आशा करता हूं कि बांग्लादेश के जो नागरिक है या बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखते हुए थोड़ा अच्छा व्यवहार और रिलेशन इंडिया से सुधारेंगे, जिसमें दोनों देश का ही इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, यानी भारत से संबंध अगर सुधरते हैं तो बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होगा उनकी इकोनॉमी के लिहाज से, ये कहना है विमल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, आपने वक्त निकाला और अपने VG कॉन्फ्रेंस में से भी हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मौजूदा स्थिति क्या है। थैंक यू।